तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होगा 15 जून 2026 को इतिहास का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले जो आपके मंथली एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो जॉन मार्शल हो जाएगा, या कनिंघम हो जाएगा, या जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, या अर्नस्ट मेके हो जाएगा। तो आप लोग का जो इसका जो राइट उत्तर होगा एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग का जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ठीक है, तो एक का सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है। जो अभिलेख में जो देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है, तो आप लोगों का अशोक को कहा गया है, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या चंद्रगुप्त को, या बिंदुसार को। ठीक है, तो आप लोगों का जो दो का राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अशोक को कहा गया है। प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोगों को याद करना है कि अशोक को जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो जो बौद्ध है और जो जैन ग्रंथ है उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो 3 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो 10 हो जाएगा, या बी 12 हो जाएगा, या सी 14 हो जाएगा, या डी नंबर में दिया है 16 हो जाएगा। तो आप लोग का जो 3 का जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 16 था। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे शक्ति महाजनपद कौन था, तो आप लोगों को याद कर लेना है, वो मगध महाजनपद था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। यानी कि जो मगध महाजनपद जो था उसका जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो 4 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो राजगीर हो जाएगा, राजगीर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का दिया गया है कि इंडिगा की रचना किसने की। तो इंडिगा की जो रचना किया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम मेगास्थनीज था, या कालिदास था, या पेलिनी था, या चाणक्य था। तो आप लोगों का जो 5 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, जो इंडिका की रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो 6 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लोहयुगीन नगर। क्या कहते हैं उसको, तो लोहयुगीन नगर कहते हैं। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है, तो उस किसने किया था, तो उसका क्या नाम था, हरिसेन था, या वानभट्ट था, या कौटिल्य था, या मेगास्थनीज था। तो 7 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, तो उसका जो नाम था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिसेन नाम था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, तो हरिसेन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है, चंद्रगुप्त को कहा गया है, या अकबर को, या समुद्रगुप्त को, या अशोक को। तो भारत का नेपोलियन हम लोग कहते हैं वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, तो 8 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो सी हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कि हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे। यानी कि जो हर्षवर्धन जी दो थे उसके राज कवि कौन थे, तो आप लोग क्या हो जाए, तो 9 का कि आप लोग का होगा वो वानभट्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो वानभट्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो अशोक का जो धम्म की जो लिपि जो था वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ब्राह्मी लिपि था। क्या था, तो ब्राह्मी लिपि। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर। तो 11 नंबर में इसमें दिया गया है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो उस राजा का क्या नाम था, तो उस राजा का जो नाम था वो अजात शत्रु था, या पुष्यमित्र था, या अशोक था, या समुद्रगुप्त था। इसका जो नाम जो था मेरे प्यार दोस्तों, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था, तो अजात शत्रु ने। अब बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की ओर। तो इस 12 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, तो 12 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रभावती गुप्त। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। तो अभिलेख का जो शुरुआत जो किया था उस शासक का क्या नाम था, तो उसका जो नाम जो था वो आप लोग का अशोक था। ठीक है, तो क्या था उसका नाम, तो अशोक था। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। तो इसमें दिया गया है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो जो मुद्रा राक्षस को किसकी रचना है,
तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखा दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विशाखा दत्त, यहाँ विशाख दत्त है लेकिन इसका सही नाम जो होगा वो विशाखा दत्त हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते अब हम लोग 15 नंबर की ओर। तो 15 नंबर में दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो किसने क्या किया था, अपना स्वयं खर्चा, अपना पैसा लगा के सुदर्शन झील का जो मरम्मत किया था उसका क्या नाम था, तो उसका जो नाम जो था वो रुद्रदामन था। क्या था उसका नाम, तो रुद्रदामन था। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। बढ़ते हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर की ओर, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो आप लोग को उत्तर देना होगा कि मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है था। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना जो किया था वो किसने किया था, तो याद रख लेना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। यानी चीनी यात्री जो फाहियान जो था वो किसके शासन काल में भारत आया था, तो आप लोग का जो होगा वो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। ठीक है, जो चीनी यात्री फाहियान जो था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो नाम था वह कुमारगुप्त था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, कुमारगुप्त। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, मतलब कहाँ से था। ठीक है, तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। कौन था, तो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते 6 नंबर की ओर कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। तो शक संवत का आरंभ किया था वो कनिष्क ने किया था। किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। अब 7वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में आप लोगों का जो है वो पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री का नाम से मिला है। तो भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री जो था प्रभावती गुप्त उसके नाम से है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर 9 की ओर की किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया। तो उसका क्या कौन शासक था, तो कुषाण शासक जो था ना वो अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया था। कौन शासक, तो कुषाण शासक, याद रख देना है। अब बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है। तो आप लोगों का जो होगा वो हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति संस्कृति भाषा में लिखा गया है। ठीक है, हरिसेन द्वारा रचित वो किस भाषा में लिखा गया, तो आप लोग याद करना है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर होता है, धातु होता है या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पत्थर होता है, धातु होता है, मिट्टी के बर्तन में जो लिखा होता है ना, तो उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अभिलेख में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। ठीक है, और अभिलेख में जो लिखा होता है कि कब इसको बनाया गया है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, जो पत्थर में होता है या किसी भी सामान में होता है। ठीक, तथा जिन पर तिथि नहीं होती उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया है। तो अशोक ने ही जो अभिलेख का निर्माण करवाया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसका महत्व। तो इसका महत्व है, तो आप लोगों को मैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब को लिख देना है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख लीजिए और अपना कॉपी में डाउन कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का अच्छा अंक आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को देख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा आप लोगों को धीरे धीरे पार कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख लीजिए। उसके बाद ये सबको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे आशा है कि आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोग लिख लेंगे, मुझे आशा है, क्योंकि आप लोग 12 के स्टूडेंट हैं। या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, ताकि और सब्जेक्ट का भी मैं तैयारी करवा सकूँ। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।